तो लेट्स मूव द समरी में यहाँ पे दे रखा है द पोइट इज अपसेट एंड सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, कि पोइट अपसेट है और एक हेमलॉक ट्री के अंडर बैठा हुआ है। ऑल ऑफ सडन यानी अचानक से एक्रोस सिटिंग ऑन द ट्री सेक्स द ट्री एंड द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो फ्रॉम ट्री स्टार्ट फेलिंग ऑन द पोइट, यानी कि जैसे ही वो कौवा उस ब्रांचेज पे बैठना है तो जो भी डस्ट ऑफ स्नो के पार्टिकल्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं पोइट पे गिरने। द सॉफ्ट स्मूथ एंड कोल्ड टच ऑफ स्नो, यानी स्नो का कोल्ड स्मूथ और सॉफ्ट जो टच है वो पोइट्स मूड को जो है ना चेंज कर देता है फ्रॉम सैड टू हैप्पी। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चंस के आंसर्स में आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद में बोला गया है ही स्टार्ट्स फीलिंग काम साउथ एंड रिफ्रेश्ड। अब जो है पोइट को जो फीलिंग आती है वो आती है एकदम काम टाइप की, शांत, बिल्कुल एकदम रिलैक्स टाइप, स्मूथ और रिफ्रेश, यानी एक नई जो फीलिंग आ गई है। क्योंकि रिफ्रेश क्यों हो गया? क्योंकि उनका जो सैड मूड था वो अभी किस में हो गया? हैप्पी मूड में। इन दिस वे ए सिंपल मोमेंट प्रूव्स टू बी वेरी मेजर एंड सेव रेस्ट ऑफ द डे ऑफ पोइट फ्रॉम बीइंग वेक्ड एंड बी डिसअपॉइंटमेंटेड। तो अब क्या हो रहा है, इस सिंपल से मूवमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि लाइफ में ऐसे बड़े सारे जो है बदलाव आ जाते हैं, है ना, जो हमारे बाकी जो टाइम के पॉइंट्स है उनको और अच्छा बना देते हैं। जैसे ये छोटा सा एक मोमेंट हुआ तो इसकी वजह से अब जो पूरा का पूरा डे है वो पोइट का अच्छा जाने वाला है। बीइंग वेक्ड एंड बी डिसअपॉइंटेड, और इससे जो है वो डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, है ना, वीक नहीं होंगे। ए ब्लैक क्रो इज कॉमनली ए सिंबल ऑफ डेथ एंड फियर। देखो कॉमनली क्या है कि जो क्रो है ना वो किस चीज़ को रेफर कर सकता है? भाई ब्यूटी का तो बिल्कुल नहीं है, तो ब्यूटी का नहीं है तो सीधी सी बात है ये डेथ और फियर का। वैसे भी आप कई कल्चर में देखो तो क्रो जो है, जहाँ क्रो बोल जाता है ना तो क्रो की वॉइस को बड़ा ह्यूमरस माना जाता है ना, इस चीज़ को ऐसे माना जाता है कि वो चीज़ गलत है, अपशगुन हम कह सकते हैं। तो एक ब्लॉक क्रो क्या करता है, कॉमनली ऐसा डेथ और फियर का सिंबल माना गया है। सिंस द क्रो इज नॉट एसोसिएटेड विथ राइटनेस, तो यहाँ पर क्रो को एक जो है रूटनेस नहीं बताया गया, मतलब ऐसा नहीं बताया गया है कि जो रियल में डिसअपॉइंटेड का सिंबल हो। इट इज आयरनिकल दैट इन दिस पोएम, इस पोएम में ये एक आयरनिकल है यानी चेंज करने वाला मूवमेंट है। इट इज डूइंग ए गुड डीड बाई सेकिंग ऑफ द स्नो, ये कोई अच्छा काम कर रहा है उस सेकिंग स्नो को सेकिंग करके, हिला के। रॉबर्ट फर्स्ट didn't use an oak, maple or pine tree. Rather he chose the hemlock tree, which is typically associated with impurity and toxicity. Impurity and toxicity मतलब वही चीज़ है कि जो एकदम प्योर नहीं है और टॉक्सिसिटी में मतलब हार्ड चीज़ें हैं ना, तो उनको यूज़ कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कोई अच्छा सा ब्यूटी का ओक या मेपल या फिर पाइन ट्री को यूज़ कर रहा है, वही चीज़ है वो अगेंस्ट चीज़ें यूज़ कर रहा है, मतलब कुछ न्यू पैटर्न में कर रहा है। तो जैसे एक क्रो को उन्होंने मेंशन किया उसी टाइप से ट्री में भी हेमलॉक ट्री को मेंशन किया जो वास्तव में जो है इम्प्योरिटी और टॉक्सिसिटी में है। हाउएवर द ब्यूटीफुल स्नो दैट कवर्स द पॉइजनस हेमलॉक ट्री एंड इट्स ब्रांचेज इट इज सेकन ऑफ बाई ए क्रीपी क्रो, और इसी हेमलॉक ट्री की जो ब्रांचेज है वो किसके द्वारा सेकन ऑफ की जाती है, हिलाई जाती है एक क्रीपी क्रो के द्वारा, है ना। रॉबर्ट फर्स्ट यूजेज द एलिमेंट्स ऑफ द fearsome crow and poisonous hemlock tree to do good shake the white pure snow of the branches। यहाँ पे रॉबर्ट फर्स्ट ने जो एलिमेंट्स यूज़ किए वो फियरसम है, कुछ डरावने से हैं, जैसे कि क्रो है और पॉइजनस एक हेमलॉक ट्री है, लेकिन ये फिर भी कुछ अच्छा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक तो वाइट जो स्नो है ना, प्योर स्नो है, उसको जो ब्रांचेज से जो है नीचे सेक डाउन कर रहे हैं ना, हिला के नीचे गिरा रहे हैं, फेल डाउन कर रहे हैं। उसके अलावा The good makes the person who wanted to commit suicide change his mind about killing himself। कि भाई एक जो एक्ट करने जा रहा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मरने जा रहा है, उसकी जो सारी माइंड में कमिट चल रहा है कि सुसाइड कर लूँगा, है ना, अपने उस सारे माइंड को वो चेंज कर देते हैं, है ना, खुद को मारने की जो इच्छा होती है ना वो ख़त्म कर देते हैं। हमारे साथ में होता है ना कई सारे ऐसे दोस्तों में, कभी कभी कॉमेडी में ये भी कह दिया जाता है कि मरने की इच्छा तो होती है, लेकिन फिर भी जब मैं अपने दोस्तों को कॉल मिला तो फिर सोचता हूँ कि उनकी शक्ल देख के कि यही जिंदा खड़े तो फिर हम काहे को मरे। तो वही चीज़ है कि जहाँ पर यहाँ हेमलॉक ट्री और क्रो को यूज़ किया, इसका मतलब ये काफ़ी सारी वो चीज़ें शो कर रहे हैं कि जब ये बैड थिंग्स जो फियर एंड डेथ से रिलेटेड है उनको मैं देख के अगर जीना चाहूँ, यानी ये मेरे को एक सहारा दे रहे, ये मेरे को टच कर रहे हैं, तो फिर मरने जैसी कोई बात नहीं है।
इसीलिए कहा गया द गुड एक्ट मेक द पर्सन who wanted to commit suicide change his mind about killing himself. उसके बाद में कहा है the small act causes the man to have a tolerant insight, कि कुछ छोटे छोटे ऐसे मोमेंट्स हो जाते हैं, कुछ कारण हो जाते हैं, कोज हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमको उनको अगर टॉलरेंट कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं, तो अंदर की तरफ जो है एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि हम अपना जीने का डिसीजन फिर से ले लेते हैं. ही डिसाइड टू लिव, वो जीने का डिसीजन लेता है. नॉट रिमेंबर द रिग्रेट, और अपना जो रिग्रेट है, पछतावा है, उसको रिमेंबर नहीं करता है. एंड सोरो एंड एनेबल हीलिंग, और सोरो को भी जो क्या करता है, ऐसे रिमेंबर नहीं करता है. एंड एनेबल हीलिंग, और हीलिंग यानी एन्जॉयस जो है उसको क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेते हैं. सो द पोइट शोज दैट इफ वी कैन टेक द हार्ड टाइम्स ऑफ द लाइफ in past, something will happen which will change the worst situation into happier times. इसने कहा है कि पॉइंट में दर्शा रहा है कि अगर हम हमारे लाइफ में कुछ हार्ड जो टाइम आता है ना, मुश्किल समय जब आता है ज़िंदगी का, उस टाइम अगर हम पेश कर ले खुद को, है ना, उस टाइम अगर हम उस सिचुएशन से भाग जाएं, तो हो सकता है कि हमारी लाइफ बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन से, वर्स्ट सिचुएशन से हैप्पियर टाइम्स में बदल जाए. इसके बाद में जो बताया है, कहा है कि द सिंपल थिंग्स दैट वी डू फॉर अदर्स, यानी वो छोटी छोटी चीज़ें जो हम दूसरे लोगों के लिए करते हैं, कैन मेक ए डिफरेंस, वो बदलाव ला सकती है. नोटिसिंग एंड अप्रिशिएटिंग द स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना और उनको अप्रिशिएट करना, बढ़ावा देना इन लाइफ, जीवन में, विल मेक अस हैप्पी एंड हैव करेज टू चेंज एंड सक्सीड. कि उनको छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना, उनको अप्रिशिएट करना, उनको जो है महत्व देना, इंपॉर्टेंस देना, और वही छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी लाइफ को क्या बना देती है, हैप्पी, और हमें क्रेज़ जो है फुलफ़िल कर देती है, और हमारा जो सक्सीड है ना, हमारा जो टारगेट है, गोल है, एम है, वहाँ तक हमें चेंज कर देती है. अब इस समरी को मैं एक बार स्पीड में रिवाइज कर देता हूँ, इंग्लिश टू इंग्लिश, ताकि सारा का सारा जो कन्वर्सेशन, जो भी डिटेल है, समरी है, वो सारी क्लियर हो जाए. द पोइट इज़ अपसेट एंड सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री. आप भी करना कि इसको इमेजिनेशन करो, इंग्लिश टू इंग्लिश. द पोइट इज अपसेट एंड सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री. ऑल ऑफ सडन ए crow सिटिंग ऑन ए ट्री shakes the tree and the fine particles of snow from the tree start falling on the poet. The soft, smooth and could touch of snow changes the poet mood from sad to happy. He starts feeling calm, smooth and refreshed. In this way, a simple movement proves to be very major and saves rest of the day of poet from being vexed and be disappointed. A black crow is commonly a symbol of death and fear. Since the crow is not associated with rottenness, it is ironical that in this poem it is doing a good deed by shaking off the snow. Robert Frost didn't use an oak, maple or pine tree. Rather, he chose the hemlock tree, which is typically associated with impurity and toxicity. However, the beautiful snow that covers the poisonous hemlock tree and its branches is shaken on by a creepy crow. Robert Frost uses the elements of the fearsome crow and poisonous hemlock tree to do good. Shake the white pure snow of the branches. The good act makes the person who wanted to commit suicide change his mood about killing himself. The small act causes the man to have a tolerant insight. He decided to live, not remember the regret and sorrow and enable healing. So the poem shows that if we can take the hard times of life in past, something will happen which will change the worst situation into happier times. The simple things that we do for others can make a difference. Noticing and appreciating the small things in life will make us happy and have courage to change and succeed. This is all about the poem. आई होप यू एन्जॉय द पोइम. और जो भी इसके क्वेश्चन आंसर बनते हैं उनको भी हो सकता है बहुत जल्दी डिस्कस करें. उसके अलावा जो डस्ट ऑफ स्नो है उसकी समरी पे आप फोकस रखना. जहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे वो सीधे जो हैं आपको इजीली आंसर्स लिखने में हेल्प करेंगे. अब अगर हम बात कर लेते हैं राइम स्कीम की, ठीक है, राइम स्कीम सबसे ज़्यादा जो है आपकी हेल्प कर सकती है. अगर आपको कोई आंसर आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं. अगर नहीं आता है और हमें पोइम की राइम स्कीम पता है, अगर हम मेंशन करते हैं, लिटरेचर का पार्ट है, अगर हम मेंशन करते हैं कि इस पोइम की राइम स्कीम ये है, तो हो सकता है कि पढ़ने वाला हमसे इतना अप्रिशिएट हो जाए या फिर हमसे इतना अट्रैक्ट हो जाए कि राइम स्कीम के बेस पे वो ये सोच ले कि हाँ, बच्चे को
काफ़ी इंटरेस्ट है, इसका मतलब इसने जो भी लिखा होगा अच्छा ही लिखा होगा। वो अपना टाइम बचा लेता है और उसी के बेस पे हमें अच्छे नंबर भी दे देता है। इसमें देखो राइम स्कीम क्या होती है, जो लास्ट के वर्ड होते हैं है ना, उन वर्ड में क्या रिदम का कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, बस उसी को राइम कहा जाता है। इसमें क्या आया, क्रो, मी, स्नो, ट्री। तो क्रो और स्नो ये मैच कर रहा है, मी और ट्री ये मैच कर रहा है। इसका मतलब हम क्या देते हैं, सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं। तो क्रो ए, क्रो के जैसा मी नहीं है तो बी, स्नो क्रो सेम सेम है इसलिए ए, और फिर वापस ट्री और मी सेम सेम है इसलिए बी। तो इसकी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हार्ट, मूड, पार्ट, रूट, यहाँ पर भी ए बी राइम स्कीम है। तो राइम स्कीम के साथ और इसकी समरी के साथ आज की पोइम को हम करते हैं यहीं पे फिनिश। और जितना हो सके आप खुद से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि खुद के नोट्स बनाइए। सीधी सी बात है, खुद के नोट्स मतलब खुद को सही से समझ में आएगा। दूसरी चीज़ जो इसमें समझाने लायक था सबको समझा दिया। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।